सीपीयू की दुनिया का बादशाह इंटेल दशकों से इसी नाम से जाना जाता है। लेकिन जब बात आती है ग्राफिक्स कार्ड की तो ये मैदान हमेशा से किसी और का रहा है। 1998 में अपनी पहली कोशिश में बुरी तरह से नाकाम होने के बाद इंटेल अब आर्क A580 के साथ एक जबरदस्त वापसी कर रहा है। तो आज चलिए इसी की कहानी को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम इंटेल की वापसी की कहानी से शुरू करेंगे, फिर इसके 1440p परफॉर्मेंस को परखेंगे, रे ट्रेसिंग की हकीकत क्या है वो जानेंगे, ड्राइवर्स की जो समस्याएं हैं उन्हें समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि भाई ये अपने कंपटीशन के सामने कहाँ खड़ा होता है। आज के आर्क A580 को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले इंटेल के ग्राफिक्स कार्ड के साथ उसके उतार चढ़ाव भरे इतिहास पर एक नज़र डालनी होगी। 1998 में i740 की भयानक नाकामी के बाद इंटेल ने पूरे 24 सालों के लिए डेडिकेटेड जीपीयू मार्केट से आप कह सकते हैं एक तरह से संन्यास ले लिया था। ये सचमुच एक बहुत लंबा इंतजार था, लेकिन अब लगता है कि वे पूरी तैयारी के साथ वापस आ गए हैं। और उनकी वापसी का हथियार है आर्क A580। ये कार्ड लगभग $250 यानी करीब 20 से 21 हज़ार रुपए की बहुत ही आक्रामक कीमत पर लॉन्च हुआ है। ये कीमत इसे सीधे बजट गेमिंग मार्केट के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देती है और एक बहुत बड़ा वादा भी करती है। और ये है वो दावा जो सबका ध्यान खींच रहा है, एक बजट कार्ड पर हाई रेजोल्यूशन गेमिंग, वो भी 60 फ्रेम पर सेकंड से ज्यादा, और साथ में रे ट्रेसिंग भी। सच कहूं तो ये सुनने में इतना अच्छा लगता है कि यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये कार्ड अपने वादे पर खरा उतरता है। आइए असल दुनिया की गेमिंग परफॉर्मेंस के आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि नंबर्स में देख सकते हैं, 1440p A580 कई हैवी गेम्स में लगातार 60 FPS से ऊपर का स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। साइबरपंक 2077 जैसे गेम में लगभग 69 FPS और रेड डेड रिडेम्पशन 2 में तो ये 110 FPS तक पहुंच जाता है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि अपने सीधे कॉम्पिटिटर्स को वाकई कड़ी टक्कर देता है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो है A580 का एक छिपा हुआ तुर्क का इक्का, इसकी वीडियो मेमोरी। जहां इसके कंपटीशन में 8 GB VRAM है, वहीं A580 पूरे 12 GB के साथ आता है। और ये आज के समय में एक बहुत बड़ा फर्क है। और ये बात शानदार ढंग से दिखाती है कि इसका असली फायदा कहाँ मिलता है। आजकल की गेम्स VRAM की बहुत भूखी होती हैं और काउंटर स्ट्राइक 2 जैसी गेम्स में तो VRAM की खपत 10 GB तक चली जाती है। ऐसे में A580 को बिना किसी रुकावट के गेम चलाने में सीधी सीधी मदद मिलती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम रे ट्रेसिंग की बात करते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जो गेम में बिल्कुल असली जैसी लाइटिंग और रिफ्लेक्शंस दिखाती है। रे ट्रेसिंग चालू करते ही परफॉर्मेंस लगभग आधी हो जाती है। शैडो ऑफ द टूम रेडर में जहां बिना रे ट्रेसिंग के 105 FPS मिल रहे थे, वहीं इसे ऑन करते ही फ्रेम्स गिरकर सीधे 52 पर आ जाते हैं, जबकि विजुअल्स में कोई बहुत ज्यादा बड़ा फर्क भी नहीं दिखता। तो परफॉर्मेंस की इस भारी गिरावट से निपटने के लिए इंटेल अपनी अपस्केलिंग तकनीक ZSS पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आसान भाषा में कहें तो ये तकनीक गेम को कम रेजोल्यूशन पर चलाकर AI की मदद से उसे हाई रेजोल्यूशन जैसा दिखाती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि 1440p पर रे ट्रेसिंग के साथ स्मूथ गेमिंग का जो वादा किया गया है, वो असल में गेम को सिर्फ 720p पर रेंडर करके पूरा किया जा रहा है। मतलब आपको स्क्रीन पर 1440p दिख रहा है, लेकिन GPU असल में 720p का काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा समझौता है। परफॉर्मेंस से भी बड़ी चुनौती A580 के लिए इसके हार्डवेयर में नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले सॉफ्टवेयर यानी कि इसके ड्राइवर्स में है। ये एक यूज़र का असल अनुभव है जो बताता है कि कैसे गेमिंग के दौरान स्क्रीन पर अजीब काले धब्बे दिखाई देने लगे, ठीक वैसे ही जैसे कि GPU खराब हो रहा हो। सोचकर ही डर लगता है। रिकॉर्डिंग का ना देख पाना और स्क्रीन का बार बार फ्लैश होना जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। और इन समस्याओं को ठीक करने के लिए कोई आसान तरीका नहीं है। सेटिंग्स में बदलाव करने पड़ते हैं या पुराने ड्राइवर्स पर वापस जाने जैसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। ये एक आम यूजर के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। और सॉफ्टवेयर की दिक्कतों के अलावा एक और बड़ी समस्या है। ये कार्ड अच्छे से काम करने के लिए एक महंगे और पावरफुल CPU पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, जो एक बजट GPU के मकसद को ही आप कह सकते हैं ख़त्म कर देता है। तो इन सभी अच्छी और बुरी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं कि A58 मार्केट में मौजूद दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले कैसा परफॉर्म करता है। अगर इसकी तुलना एक पुराने लेकिन बहुत ही दमदार कार्ड GTX 1080 Ti से करें
तो A5080 औसत FPS में तो बेहतर है, लेकिन 1% लो में पीछे रह जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि गेमिंग के दौरान सबसे खराब पलों में फ्रेम रेट ज़्यादा गिरता है, जो दिखाता है कि एक्सपीरियंस उतना स्थिर नहीं है। और जब इसे इसके नए कॉम्पिटिटर RTX 4060 के सामने खड़ा किया जाता है तो परफॉर्मेंस मिलीजुली सी रहती है। कुछ गेम्स में A580 बाजी मार लेता है तो कुछ में RTX 4060 आगे निकल जाता है। कोई एक साफ विजेता नहीं है। ये सब कुछ हमें इंटेल आर्क A580 पर हमारे अंतिम फैसले की ओर ले जाता है। आखिर ये GPU असल में किसके लिए है? A800 सच कहूं तो विरोधाभासों से भरा एक कार्ड है। एक तरफ इसकी कीमत 1440p परफॉर्मेंस और ज़्यादा VRAM इससे बहुत आकर्षक बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हैं इसके अस्थिर ड्राइवर्स, CPU पर निर्भरता और मिलीजुली परफॉर्मेंस जो इसे पीछे खींचती है। आखिर में ये कार्ड उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिन्हें अपने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना और समस्याओं को खुद सुलझाना पसंद है, न कि उन लोगों के लिए जो एक आसान प्लग एंड प्ले एक्सपीरियंस चाहते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। इंटेल ने एक शक्तिशाली इंजन तो बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं। हार्डवेयर में ज़बरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन क्या इसका सॉफ्टवेयर कभी इसके हार्डवेयर की बराबरी कर पाएगा? क्योंकि इसकी सफलता पूरी तरह से इसी एक सवाल के जवाब पर निर्भर करेगी।